कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं एनसीईआरटी सोल्यूशन फॉर क्लास 10 सोशल साइंस हिस्ट्री इन हिंदी चैप्टर नंबर 5 औद्योगिकरण का युग। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित की व्याख्या करें, जिसमें क्वेश्चन क है ब्रिटेन के महिला कामगारों ने स्पिनीज जेनी मशीनों पर हमले किए। तो इसका क्या व्याख्या करना है आपको, वो आपको करना है। तो आइए देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पिनिंग जेनी ऊन की कटाई की एक मशीन थी जिसका आविष्कार 1764 में हरग्रीव्ज ने किया था। इस मशीन के द्वारा एक मजदूर एक पहिए की सहायता से बहुत सी तकलियों को एक साथ घुमा देता था। इस तरह ऊन के कई धागे एक साथ बनने लगे थे। परिणाम स्वरूप ब्रिटेन में हाथ से ऊन कटाई करने वाली महिलाओं को बेरोजगारी का डर सताने लगा। इसके कारण इन महिलाओं ने कामगारों ने स्प्रिंकलर जेनी मशीनों पर हमले बोले। इस मशीनों के प्रचलन से लंबे समय तक यह टकराव चलता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ख है 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांव में किसानों और कारीगरों को काम करवाने लगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांव के किसानों और कारीगरों को पैसा देते थे और उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे। वास्तव में उस समय विश्व व्यापार के विस्तार और संसार के विभिन्न भागों में उपनिवेशिक स्थापना के कारण चीज़ों की मांग क्या थी, तो बढ़ने लगी थी। इस मांग को पूरा करने के लिए केवल शहरी उत्पाद पर ही निर्भर नहीं रहा जा सकता था। इसका कारण यह था कि शहरों में दस्तकारी और व्यापारिक गिल्ड्स काफ़ी शक्तिशाली थे। ये गिल्ड्स उत्पादकों के संगठन होते थे। गिल्ड्स से जुड़े उत्पादक कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे, उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे, प्रतिस्पर्धा करते थे और मूल्य तय करते थे। वे अपने व्यवसाय में नए लोगों में प्रवेश को भी रोकते थे। तो सरकार ने यह भी विभिन्न गिल्ड्स को विशेष उत्पादों के उत्पादन तथा व्यापार का एकाधिकार दिया हुआ था। फलस्वरूप एक नए व्यापारी शहरों में कारोबार नहीं कर सकते थे, इसलिए वे गांव की ओर जाने लगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ख है सूरत बंदरगाह 18वीं सदी तक हस्सियों पर पहुंच गया। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो सूरत बंदरगाह गुजरात के तट पर स्थित था। मशीन उद्योगों से पहले समुद्री व्यापार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। इसके द्वारा भारत खाड़ी देशों तथा लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। यह व्यापार भारतीय सौदागरों के नियंत्रण में था, परंतु 1750 के दशक तक व्यापार जाल टूटने लगा। भारत में यूरोपीय कंपनी की शक्ति बढ़ती जा रही थी। पहले उन्होंने स्थानीय दरबारों से कई प्रकार की रियायतें प्राप्त की और उसके बाद उन्होंने व्यापार पर अपना अधिकार जमा लिया और एक बंदरगाहों का निर्माण हुआ। फलस्वरूप सूरत तथा हुगली जैसे पुराने बंदरगाह अपना महत्व खो बैठे। इन बंदरगाहों से होने वाले निर्यात में बहुत ही कमी आ गई। पहले जिस पैसे से व्यापार चलता था वह कम होने लगा और धीरे धीरे बैंकर दिवालिया हो गए। 17वीं शताब्दी के अंत में सूरत बंदरगाह से होने वाले व्यापार का कुल मूल्य 1.6 करोड़ था, परंतु अगले 30 से 40 वर्षों में यह गिर के 30 लाख रह गया। इस प्रकार 18वीं शताब्दी तक सूरत बंदरगाह हाशिए पर आ गया, अर्थात अपना महत्व खो बैठा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्ते को नियुक्ति किया। आइए इसका आंसर देखते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता स्थापित हो जाने के बाद कंपनी ने भारत के कपड़ा व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित करने का प्रयास किया। इसके लिए व्यापार में सक्रिय व्यापारियों तथा दलालों को समाप्त करना तथा बुनकरों पर अधिक से अधिक प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करना जरूरी था। इस उद्देश्य से कंपनी ने वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त कर दिए, जिसे गुमास्ता कहा जाता था। वे बुनकरों पर निगरानी रखते थे, उससे माल इकट्ठा करते थे और माल की गुणवत्ता की जांच करते थे। कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों पर अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर रोक लगा दी। इसके लिए उन्होंने पेशगी धन दिया जाने लगा। काम के भुगतान का आदेश पाने वाले बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए ऋण दे दिया जाता था। ऋण लेने वाले बुनकरों को अपना कपड़ा गुमास्ते को ही देना पड़ता था, वे किसी अन्य व्यापारी को नहीं बेच सकते थे। गुमास्ते बुनकरों से अपमानजनक व्यवहार करते थे। वे सिपाहियों तथा चपरासियों को अपने
साथ लेकर आते थे और माल समय पर तैयार न होने पर बुनकरों को दंड देते थे। बुनकरों को प्रायः बुरी तरह पीटा जाता था और कोड़े लगाए जाते थे। अब बुनकर न तो दाम पर मोलभाव कर सकते थे और न ही किसी अन्य सौदागरों को अपना माल बेच सकते थे। उन्हें कंपनी जो कीमत देती थी वह बहुत ही कम थी, परंतु ऋण लेने के कारण वे अपनी कंपनी से क्या थे तो बंधे हुए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, प्रत्येक की व्याख्या करना है आपको, सही है या गलत है। ओके, तो आइए देख लेते हैं। पहला है, 19वीं सदी के आखिर में यूरोप की कुल श्रम शक्ति का 80% तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहा था, जो कि गलत है। नेक्स्ट है, 18वीं सदी तक महीने कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था, जो कि राइट है। नेक्स्ट है, अमेरिका गृह युद्ध के फलस्वरूप भारत के कपास निर्यात में कमी आई, जो कि गलत है। नेक्स्ट है, फ्लाई शटल से आने से हथकरघा कामगारों की उत्पादकता में सुधार हुआ, जो कि सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, पूर्व औद्योगिकरण का मतलब बताए, तो इसका आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड और यूरोप के अन्य देशों में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होता था। यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। बहुत से इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को आदि औद्योगिकरण, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का नाम देते हैं। ओके, नेक्स्ट है, 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथों से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा, 19वीं शताब्दी तक यूरोप मशीन युग में प्रवेश कर चुका था। बड़े बड़े कारखाने स्थापित हो गए थे और नए प्रौद्योगिकी का उपयोग होने लगा था। फिर भी यूरोप के कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथों से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे। इसके निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे। पहला, श्रमिकों की अधिकता। यूरोप में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। निर्धन किसान और बेरोजगार लोग काम की तलाश में बड़ी संख्या में शहरों में आते थे। श्रमिकों की अधिकता के कारण उन्हें बहुत कम वेतन देना पड़ता था। इसीलिए उद्योगपतियों को श्रमिकों की कमी या उसके वेतन से संबंधित कोई परेशानी नहीं थी। उनकी ऐसी मशीनों में कोई रुचि नहीं थी जिससे प्रयोग से मजदूरों से छुटकारा मिल जाए। नेक्स्ट टाइम, श्रम की मौसमी मांग। बहुत से उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर घटती बढ़ती रहती थी। गैस घरों और शराब खानों में सर्दियों में काम की अधिकता रहती थी, अतः इन मौसम में अधिक मजदूरों की जरूरत होती थी। क्रिसमस के कारण बुक बाइंडरों और प्रिंटरों को भी दिसंबर से पहले अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता थी। बंदरगाहों पर जहाज की मरम्मत और साफ सफाई का काम भी सर्दियों में किया जाता था। अतः जिन उद्योगों में मौसम के साथ उत्पादक घटता बढ़ता रहता था, वहाँ उद्योगपति महंगी मशीन की बजाय मजदूरों को ही अपना काम पर रखना पसंद करते थे। ओके, एवं ग है, मानवीय कौशल से बनने वाले उत्पाद। बहुत से उत्पाद ऐसे थे जो केवल हाथ से तैयार किए जाते थे। मशीनों से एक ही तरह के उत्पाद की बड़ी संख्या में बनाए जा सकते थे, परंतु बाजार में प्रायः बारीक डिजाइन और विशेष आकार वाली चीज़ें की ही अधिक मांग रहती थी। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में 19वीं शताब्दी के मध्य में 500 तरह के हथौड़े और 45 तरह की कुल्हाड़ियाँ बनाई जाती थी। इन्हें बनाने के लिए यांत्रिक प्रौद्योगिकी नहीं और मानवीय कौशल की जरूरत थी। घ है, हाथ से बनी वस्तुओं के प्रति आकर्षक। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग अर्थात कुलीन और पूंजीपति हाथों से बनी वस्तुओं को ही पसंद करते थे। हाथ से बनी चीज़ों की श्रेष्ठ और अच्छी पसंद का प्रतीक माना जाता था। ये वस्तु परिष्कृत होती थी क्योंकि उन्हें एक एक करके बनाया जाता था। उनका डिजाइन भी अच्छा होता था। अतः मशीनों से बने उत्पादों को प्रायः उपनिवेशिक में निर्यात किया जाता था। इसके बाद है मशीनों की समस्याओं। मशीनों के संबंध में कई समस्याएं थी। एक तो मशीन महंगी थी, दूसरे ये उतनी अच्छी नहीं थी जितनी कि उसके आविष्कारक तथा निर्माता दावा करते थे। तीसरे, यदि मशीनें खराब हो जाती थी तो इसकी मरम्मत भी काफ़ी महंगी होती थी। इस कारण भी यूरोप के कुछ उद्योगपति श्रमिकों से काम करवाना ही अच्छा समझते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया, तो इसका आंसर हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता स्थापित हो जाने के बाद कंपनी ने भारतीय बाजार पर अपना एकाधिकार स्थापित करने के लिए कई पग उठाए।
उसने प्रतिस्पर्धा समाप्त करने, लागत पर अंकुश रखने और कपास तथा रेशम से बने वस्तु के नियमित आपूर्ति के लिए नई व्यवस्था लागू की। यह काम निम्नलिखित कई चरणों में किया गया, जिसमें सबसे पहला था गुमास्ते की नियुक्ति। कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों और दलालों को समाप्त करने तथा बुनकरों पर अधिक से अधिक प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त कीजिए, उसे गुमास्त कहा जाता था। ओके, तो ये सब हमको पिछले क्वेश्चन में बता दिए थे। तो आइए चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, कल्पना कीजिए कि आपको ब्रिटेन तथा कपास इतिहास के बारे में विश्व कोश के लिए एक लेख लिखने को कहा गया। इस अध्याय में औद्योगिकरण के युग में दी गई जानकारी के आधार पर आपको लेख लिखना है। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। ब्रिटेन और कपास के बीच गहरा संबंध रहा है। इसका कारण यह है कि औद्योगिक क्रांति का सबसे पहले ब्रिटेन इंग्लैंड में आई थी। वहाँ 1780 के दशक में कारखाने खुले। इनमें से अधिकतर कारखाने सूती कपड़ा तैयार करते थे, जिसमें कपास कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता था। अतः ब्रिटेन को भारी मात्रा में कपास की जरूरत पड़ती थी। कारखानों की संख्या बढ़ने के साथ साथ कपास की मांग बढ़ती गई। 1707 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 25 लाख पाउंड कच्चे कपास का आयात करता था। 1787 में यह आयात बढ़ाकर 220 लाख पाउंड हो गया। 1840 के दशक तक कपास उद्योग ब्रिटेन में औद्योगिकरण के पहले चरण का सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। नेक्स्ट टाइम, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पाद क्यों बढ़ा? स्पष्ट करें कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के औद्योगिक उत्पाद में वृद्धि क्यों हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले विश्व युद्ध के दौरान नई नई स्थिति पैदा हो गई थी। ब्रिटिश कारखाने सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युद्ध सामग्री का उत्पादन करने लगे थे। इसलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया और भारतीय उद्योगों को रातों रात एक विशाल देशी बाजार मिल गया। है, युद्ध लंबा खिंच जाने के कारण भारतीय कारखानों में भी सेना के लिए जूट की बोरियां, वर्दी के कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते, घोड़े और खच्चर की जीन आदि सामान बनाने लगे। इसके लिए नए कारखानों भी लगाए गए। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।